हार। हार से पहले यदि उप जोड़ दिया जाए तो हार का क्या होगा? हार बन जाएगा उपहार। हार और इस बार हार से पहले जोड़ दिया आ। अगर हार से पहले आ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? आहार। हार का उपहार में बदलना तो फिर भी इतना बड़ा अंतर नहीं था। उपहार में भी तो हार दिया जाता है या मिल जाता है, लेकिन हार का आहार बन जाना तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। दुकान। यदि दुकान में जोड़ दिया जाए दार तो बन जाएगा दुकानदार। शेर। शेर जमा नी। शेरनी। हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पास करो टेस्ट पर। जैसा कि आपने अभी ये उदाहरण देखे ही होंगे, हार से पहले अगर आ जोड़ दिया जाए तो बन जाता है आहार, या उप जोड़ दिया जाए तो बन जाता है उपहार। इसी तरह से दुकान के बाद अगर जोड़ दिया जाए दार तो बन जाता है दुकानदार, या शेर के पीछे अगर नी जोड़ दिया जाए तो बन जाता है शेरनी। तो हिंदी में शब्द निर्माण के अलग-अलग तरीके हैं। उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है उपसर्ग और प्रत्यय। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय के अलग-अलग प्रकार कौन से हैं? उपसर्ग और प्रत्यय क्या किसी एक शब्द में दोनों एक साथ भी लग सकते हैं? क्या किसी एक शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग भी लग सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही उपसर्ग और प्रत्यय के तरह तरह के उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय की एक परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। ये वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन या तो अर्थ में नवीनता लाते हैं या अर्थ को विपरीत या विशेष बनाते हैं। उपसर्ग के बारे में देखते हैं। ये वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। और तीन तरह के होते हैं उपसर्ग: संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, हिंदी के उपसर्ग तद्भव और विदेशी भाषा के उपसर्ग। इसी तरह से प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या व्याकरणिक रूप में परिवर्तन लाते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? कृत प्रत्यय, कृदंत, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। उपसर्ग उप जमा सर्ग। उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, इनसे मिलकर बना, यानी किसी शब्द के समीप जाकर नया शब्द बनाना। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं: संस्कृत मूल के उपसर्ग, हिंदी मूल के उपसर्ग और विदेशी मूल के उपसर्ग। संस्कृत मूल के उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। ये शब्द निर्माण में बहुत प्रचलित हैं और इनका प्रयोग औपचारिक या साहित्यिक हिंदी में अधिक देखा जाता है। विशेषताएं: अर्थ को संशोधित या विस्तृत करते हैं, ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संस्कृत मूल के 22 उपसर्ग और इनके
उदाहरण अ अन, निषेध या अभाव। उदाहरण है ज्ञान में जब अ लगा दिया जाए तो अज्ञान यानी ज्ञान का अभाव। अति, अति का अर्थ है अधिकता या परे। उदाहरण शक्ति, शक्ति में अति जुड़ जाए तो अति शक्ति यानी कि अधिक शक्ति। अधि, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठता, और इसका उदाहरण है जैसे पति में जोड़ दिया जाए तो अधिपति यानी प्रभु या स्वामी। चौथा है अनु, इसका भाव होता है पीछे या अनुसरण। उदाहरण जैसे गमन में जोड़ दिया तो अनुगमन यानी कि पीछे चलना, किसी को फॉलो करना। अप, इसका भाव होता है दूर, नीचे या विपरीत। जैसे उदाहरण है मान, और मान का विपरीत हो जाता है अपमान अगर इसके पहले अप लगा दिया जाए, सम्मान का अभाव। अभी, अभी का मतलब सामने या और। उदाहरण मुख, मुख के आगे अगर अभी लगा दिया जाए तो अभिमुख यानी कि सामने की ओर। अव, अव का भाव है नीचे या रक्षा। जैसे गति, अवगति यानी नीचे की ओर की गति। आगे आ, इसका भाव निकट या संपूर्णता होता है। जैसे गमन, आगमन यानी कि निकट आना, आना। उत, इसका भाव ऊपर या उत्कृष्टता होता है। उदाहरण जैसे नति में जोड़ दिया जाए तो बन जाता है उन्नति यानी कि ऊंचा होना। उप, निकट या गौण। जैसे हार, उपहार यानी निकट दिया हुआ। दुर या दुस, इसके भाव होता है कठिनाई या बुरा। उदाहरण लब, लब के साथ जब दुर जुड़ जाएगा तो दुर्लभ यानी जिसको प्राप्त करना कठिन हो। नि यानी कि बाहर या पूर्णता। उदाहरण है गमन के अगर पहले लगा दिया जाए निगमन यानी कि बाहर निकलना। तेरहवां है निर, इसका भाव होता है बाहर या अभाव के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे आशा के आगे अगर हम लगा देंगे तो बन जाएगा निराशा यानी आशा का अभाव। 14th यानी 14वां परि यानी कि चारों ओर। पूर्णता, जैसे मित के आगे अगर लगा दिया जाए तो परिमित बनता है जिसका अर्थ होता है चारों ओर सीमित। प्र, आगे या श्रेष्ठता इसका भाव होता है। उदाहरण के लिए गति के आगे अगर लगा दिया जाए तो बनता है प्रगति यानी आगे बढ़ना। प्रति, प्रति का मतलब विरुद्ध या प्रत्येक। जैसे क्रिया के आगे लगा दिया जाए तो प्रतिक्रिया यानी कि विरुद्ध या विपरीत क्रिया। वि, विशेष या अलग भाव के लिए ये लगाया जाता है। जैसे ज्ञान के आगे हम लगाएंगे तो बन जाएगा विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। 18वां है सम, संपूर्णता या साथ इस भाव के लिए लगाया जाता है। जैसे गति के साथ लगा दिया जाए तो संगति यानी साथ में गति। सु यानी शुभ या अच्छा। उदाहरण के लिए गंध के आगे अगर लगाया जाए तो बनेगा सुगंध यानी कि अच्छी गंध। सन यानी संपूर्णता या निकटता। नाद के सामने अगर लगा दिया जाए तो सन्नाद यानी निकट का नाद। कम प्रयोग होता है लेकिन अर्थ यही है। सह का मतलब साथ या सहायता। जैसे चर के साथ अगर लगा दिया जाए तो बनता है सहचर, साथ चलने वाला। नि यानी बाहर या पूर्ण अभाव। निर से मिलता जुलता है, संदर्भ पर निर्भर होता है। जैसे दोष के पहले अगर लगा दिया जाए तो निर्दोष यानी दोष रहित। अब हिंदी मूल के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग जो संस्कृत से विकसित हुए लेकिन समय के साथ हिंदी की बोलचाल में बदल गए हैं और अब इन्हें हिंदी का विशिष्ट रूप माना जाता है। ये उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ ज्यादा प्रयोग होते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से ये संस्कृत से उत्पन्न है लेकिन इनका स्वरूप और प्रयोग हिंदी में अलग पहचान रखता है। विशेषताएं बोलचाल में प्रचलित हैं, तद्भव शब्दों के साथ ज्यादा प्रयोग में होते हैं। उदाहरण संस्कृत का अन का तद्भव रूप जिसमें निषेध का भाव होता है। मूल शब्द पढ़ा
और इसके आगे अगर लगा देंगे तो अन जमा पढ़ यानी कि अनपढ़, जो पढ़ा ना हो। मूल शब्द देखा के पहले अगर लगा दिया जाए अन, तो अनदेखा यानी कि जो देखा ना हो। सु या स, संस्कृत का सु का सरलीकृत रूप है, अच्छाई का भाव होता है। जैसे नाम के आगे अगर लगा दिया जाए तो सनाम यानी अच्छा नाम, रूप के आगे लगा दिया जाए तो स्वरूप यानी कि सुंदर रूप। इसी तरह से कु या क, पूत के आगे लगा दिया जाए तो कपूत यानी कि बुरा पुत्र, अयोग्य पुत्र। पात्र के आगे लगा दिया जाए तो कुपात्र यानी कि जो अयोग्य हो। हिंदी में शुद्ध हिंदी मूल के उपसर्ग बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर उपसर्ग संस्कृत या विदेशी भाषाओं से आए हैं। तद्भव रूपों को हिंदी का विशिष्ट योगदान माना जा सकता है। विदेशी मूल के उपसर्ग, ये उपसर्ग उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ये मध्यकाल में मुगल प्रभाव और सांस्कृतिक मेलजोल के कारण हिंदी का हिस्सा बने। इनका प्रयोग बोलचाल और तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्दों के साथ होता है। विशेषताएं ज्यादातर नकारात्मक या सकारात्मक भाव जोड़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए जैसे बे, ये फारसी मूल का, इसका अभाव या निषेध का भाव होता है। जैसे काम के आगे अगर बे लगा दिया जाए तो बेकाम या बेकार। शर्म के आगे अगर लगा दिया जाए तो बेशर्म यानी निर्लज। इसी तरह से न, अरबी फारसी मूल का है, निषेध का अभाव होता है। जैसे ना उम्मीद, न जमा उम्मीद, ना उम्मीद निराश। न अगर काबिल के आगे लगा दिया जाए तो बन जाता है नाकाबिल यानी अयोग्य। और देखिए बद यानी फारसी मूल है, बुरा या नकारात्मक भाव होता है। नाम के आगे लगा दिया जाए तो बदनाम यानी कुख्यात। बदजुबान यानी कि बुरा बोलने वाला। अगला है खुश, फारसी मूल है, सुख या अच्छाई का भाव है। हाल, हाल के से पहले अगर लगा दिया जाए तो बनता है खुशहाल यानी सुखी। नुमा, अगर नुमा के पहले लगा जाए तो खुशनुमा यानी सुखद दिखने वाला। विदेशी उपसर्गों की पहचान उनके विशिष्ट ध्वनि जैसे ब, न और बोलचाल में प्रयोग से करें। ये अक्सर नकारात्मक अर्थ वाले शब्द बनाते हैं। तीनों की तुलना करते हैं। प्रकार, संस्कृत मूल में अ, प्र, सु ये होते हैं और संस्कृत तत्सम इनकी उत्पत्ति है। औपचारिक साहित्यिक हिंदी में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। हिंदी तद्भव मूल उदाहरण है अन, सु, उ, और ये संस्कृत से विकसित हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। विदेशी मूल के हैं बे, न, बद, जिनकी उत्पत्ति उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं से हुई है और ये रोजमर्रा की हिंदी बोलचाल की भाषा में ये भी ज्यादा प्रयोग होते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ, रूप या भाव को बदलते हैं। ये शब्द को संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्यय भी तीन प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो क्रिया से संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण से नए शब्द बनाते हैं। स्त्री प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द, सामान्यतः संज्ञा या विशेषण के अंत में जुड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। ये स्त्री प्रत्यय कुछ पुस्तकों में इसके बारे में लिखा जाता है, कुछ में इसके बारे में नहीं लिखा जाता है। विद्वानों की इसके बारे में अलग अलग राय है। प्रत्यय के उदाहरण में पहले कृत प्रत्यय जो क्रिया से संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं। आ प्रत्यय खेल शब्द है जो एक क्रिया होती है।
अगर इसमें आ जोड़ दिया जाए तो खेला, यानी कि खेलने की क्रिया, उसने बहुत अच्छा खेला। अगला देखते हैं ई, जैसे पढ़ क्रिया होती है और पढ़ में जब ई जोड़ दिया जाए तो पढ़ाई, यानी पढ़ने की प्रक्रिया, संज्ञा बन गई। वाला, जैसे गाना है, गाना में जोड़ दिया अगर वाला तो बन गया गाने वाला, जो कि एक विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। अब अगले प्रकार के प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण से नए शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए पन, बच संज्ञा में अगर पन जोड़ दिया जाए तो बचपन, यानी बचपन का समय। मूल शब्द है भारत और इसमें ई जोड़ दिया जाए तो भारतीय, यानी भारत का एक विशेषण हो गया। इसी तरह से वाला, दूध संज्ञा, इसमें दूध वाला, दूध जमा वाला, दूध बेचने वाला बन गया। ई इकारांत प्रत्यय, ये सबसे प्रचलित स्त्री प्रत्यय, ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण अब आ गए हैं। ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलता है, ये स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। उदाहरण के लिए जैसे चाचा के साथ अगर ई जोड़ दिया जाए तो चाची, मामा के साथ ई जोड़ दिया जाए तो मामी। इसी तरह से नी प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय है, शेर से शेरनी, मोर से मोरनी। इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर ये पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाता है। विशेषताएं, प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। ये शब्द के व्याकरणिक रूप जैसे लिंग वचन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की विशेषताएं। स्थान, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। उदाहरण जैसे प्र जमा मान प्रमाण, और यहाँ पर आई जो है वो प्रत्यय है, पढ़ जमा आई पढ़ाई। प्रभाव क्या होता है इनका? उपसर्ग अर्थ में बदलाव या विस्तार, और प्रत्यय ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो एक बार फिर से हमारा रिवीजन हो गया उपसर्ग और प्रत्यय का। चलिए अब कुछ विशेष उदाहरण देखते हैं। क्या कोई ऐसा भी शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगते हैं, दोनों ही एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। जब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो वे शब्द के अर्थ और रूप को भी और भी समृद्ध या विशिष्ट बनाते हैं। ऐसे शब्दों में उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। शब्द है प्रगतिशील। मूल शब्द इसमें क्या है? गति, यानी चलना। उपसर्ग क्या लगा? प्र। प्र का मतलब आगे की ओर, ये संस्कृत मूल का उपसर्ग है। और प्रत्यय इसमें लगा शील। शील मतलब स्वभाव या गुण दर्शाने वाला। अब इसका संयोजन से बना प्र जमा गति जमा शील, यानी प्रगतिशील। अर्थ क्या है? आगे बढ़ने का स्वभाव रखने वाला। इसी तरह से बेइज्जती। बेइज्जती में मूल शब्द है इज्जत। इज्जत मतलब सम्मान। इसके साथ जो उपसर्ग लगा वो लगा बे। बे मतलब इसका अर्थ हुआ अभाव, ये फारसी मूल का है। और इसमें प्रत्यय लगा ई। ई भाववाचक संज्ञा बनाने वाला है। और संयोजन हुआ बे जमा इज्जत जमा ई, यानी बेइज्जती। बेइज्जती का अर्थ है सम्मान न होने का भाव, अपमान। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे हैं। एक मूल शब्द है, उसके आगे उपसर्ग लग गया और उसके पीछे प्रत्यय लग गया। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे भी उदाहरण लेते हैं जिसमें दो या उससे अधिक उपसर्गों का एक ही शब्द में प्रयोग हुआ हो। हिंदी में एक ही शब्द में दो या उससे अधिक उपसर्गों का प्रयोग संभव है, हालांकि यह सामान्य बोलचाल में कम देखने को मिलता है। ऐसे शब्द ज्यादातर साहित्यिक या तकनीकी संदर्भों में बनते हैं और इनका निर्माण मूल शब्द के अर्थ को और जटिल या विशिष्ट बनाने के लिए होता है। दो या अधिक उपसर्गों का प्रयोग आमतौर पर संस्कृत मूल के उपसर्गों के साथ ज्यादा होता है।
लेकिन विदेशी उपसर्गों के साथ भी संभव है। आइए कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। दो उपसर्गों वाले शब्द वि जमा आ जमा करण यानी व्याकरण, सम जमा आ जमा लोचना समालोचना, प्रति जमा उप जमा कार प्रति उपकार, अ जमा वी जमा यई भाव यानी अव्ययी भाव, सु जमा प्रति जमा स्थित यानी सुप्रतिष्ठित, नि जमा वि जमा रोध यानी निर्विरोध। तो ये हुए दो उपसर्गों वाले शब्दों के उदाहरण। इस वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।